नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार शो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बार का विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग इसकी पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। देखो, अभी तक क्या था कि जो समकक्षता वाला मैटर था ना, अब तो उसको सॉल्व कर लिया गया है। इस बार जब एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा ना, तो अभ्यर्थी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो समकक्षता वाला मैटर था, इक्विवेलेंट वाला जो मैटर था, उसको सॉल्व कर लिया गया है। तो चलो कोई बात नहीं, आपका एक दुविधा तो यहाँ पर दूर हो गई, लेकिन दूसरी दुविधा यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। अब आयोग ये कह रहा है कि वो एलटी ग्रेड में प्री और मेंस को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। यानी कि इस बार जो विज्ञापन जारी होगा उसमें प्री और मेंस के आधार पर ही आपका जो चयन है वो किया जाएगा। तो देखो, बात यहाँ पर हो रही है प्री और मेंस के बारे में, तो ध्यान से समझना। जो प्री होगा ना, ये आपके लिए केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड में बहुत सारे विषय होते हैं। अब सभी विषयों के लिए अलग अलग पेपर आयोग थोड़ी नहीं बनवाएगा, इसलिए प्री में वो क्या रखेगा, प्री में केवल जीएस ही रखा जाएगा, ताकि वो आसानी से अभ्यर्थियों को स्क्रीन कर सके। इसके बाद वो मुख्य परीक्षा करवाएगा, मेंस करवाएगा। ठीक है, फिलहाल इस बार अभी तक एलटी ग्रेड के लिए जो अध्याचन मिले हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो अभी तक कुल मिला के 7,258 पदों पर अध्याचन मिल चुके हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए 4,725 पद हैं, 4,725 पद हैं। महिलाओं के लिए 2,473 पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और भी है कि महिलाएं अपने वर्ग के अतिरिक्त अगर चाहेंगी तो पुरुषों में भी आवेदन कर पाएंगी, लेकिन पुरुष जो हैं केवल अपने वर्ग में ही रहेंगे, वो फीमेल में जाकर ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करता है कि मुख्य परीक्षा में सिलेबस क्या रखा जाएगा। डेफिनेटली मुख्य परीक्षा में जो अनुमानित सिलेबस है, इसमें जीएस भी आपका होगा, प्लस आपके सब्जेक्ट का अच्छा खासा वेटेज होगा। यानी कि जिस प्रकार का वेटेज आपको पहले देखने को मिलता था एक चरणीय परीक्षा में, पहले क्या होता था 2018 में जब विज्ञापन जारी हुआ था, तो यहाँ पर कुल मिला के आपसे 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न होता था, और आपका जो भी विषय हो, यहाँ पर गणित लिखा गया है, लेकिन आपका जो भी विषय हो, आपके विषय से 120 प्रश्न पूछे जाते थे। यानी कि 30 प्रश्न जीएस के प्लस 120 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाते थे। अब ये जो पैटर्न ना, ये आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। यानी कि प्री तो केवल जीएस के आधार पर ही करवाया जाएगा। कारण इसका ये है, आप खुद समझिए कि प्री जो कि अब एक स्क्रीनिंग परीक्षा बना दी गई है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पेपर तो बनेंगे नहीं, तो यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ शामिल किया जाएगा। तो जीएस के आधार पर, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ प्रश्नों को रख दिया जाए खंड वाइज क्वेश्चन पेपर में, कि जो जिस विषय का होगा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों वो हल कर लेगा। लेकिन ज़्यादातर वेटेज प्री में आपको जीएस को ही देना पड़ेगा। मेंस में जीएस और सब्जेक्ट दोनों का ही वेटेज यहाँ पर रहेगा। हालांकि अभी तक आयोग ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि प्री और मेंस का सिलेबस क्या होगा, लेकिन फिर भी अब आपको यहाँ पर जीएस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जब तक कि आपका ऑफिशियल सिलेबस आ नहीं जाता है तब तक। ठीक है, तो इस बार पदों की संख्या भी पिछली बार की अपेक्षा कम है। 2018 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो 10,768 पद थे। इस बार जो पद आ रहे हैं 2025 में, इनकी संख्या 7,258 है। चलो कोई बात नहीं, प्रतियोगिता तो हर जगह हो रही है, और पिछली बार भी 10,768 में से 10,768 पदों पर तो चयन हुआ नहीं था। बहुत सारे विषयों में जो पद थे वो कट ऑफ क्लियर न होने की वजह से खाली चले गए थे। खैर, यहाँ पर कट ऑफ को नीचे गिराना चाहिए था, लेकिन नहीं गिराया गया, कोई बात नहीं। फिलहाल अब की जो प्रक्रिया है ना, उसको ठीक से समझकर आपको तैयारी यहाँ पर करनी होगी। तो चयन प्रक्रिया में इस बार एलटी ग्रेड में प्री भी होगा और मेंस भी होगा, और प्री के बाद लगभग 15 गुना लोगों को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। 13 से 15 गुना, लेकिन मान चलिए कि 15 गुना लोगों को, जितने भी पद यहाँ पर होंगे, पदों के 15 गुना लोगों को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। फिर उनका जो मेंस की परीक्षा होगी ना, उसमें जीएस और सब्जेक्ट दोनों होंगे, और फिर इसके बाद आपकी डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कभी कभी ना आंखों का टेस्ट वगैरह और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी करवाया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही इसमें मुख्य है। तो इसके बाद आपका डीवी करवा के आपको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, खैर ये प्रक्रिया को आप अभी रहने ही दो डीवी पीएचडी वाले में, क्योंकि डीवी तो पक्का होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वाले में जो आई साइट वगैरह होती है, इसकी जाँच होती है, तो इसको बहुत मतलब जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग देख पाते हैं, वो लोग देखो, चश्मा भी लगाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखना चाहिए। टीचिंग के लिए
कोई ऐसी मतलब डिजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो कि टीचिंग के कार्य में बाधा डाले। बाकी तो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल मान ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज के अखबारों में भी जानकारी जो है ना प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आज का अखबार आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर डाल दी जाती यूँ ही, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि LT ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए 8,905 पदों का अधियाचन मिला है। एग्जैक्टली जो आपका अधियाचन है ना, ये 8,905 पदों का ना होकर 7,258 पदों का है। बाकी जो अधियाचन है वो GIC के लिए है। ठीक है, और GIC में भी अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। और GIC में जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले GIC में भी जो भर्ती प्रक्रिया होती थी उसमें एक ही चरण होता था, लेकिन जब 2020 में GIC का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो GIC में भी 2 चरणों में परीक्षा पूरी करवाई गई थी। खैर, GIC के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। GIC के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं ना, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने हर बात आपको अच्छे से समझाई है, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल अभी विज्ञापन कब तक आएगा, तो देखो यहाँ पर जो समकक्षता वाला मैटर था, इक्विवेलेंस वाला जो मैटर था, वो तो सॉल्व हो चुका है। लेकिन अभी शासन ने 2 चरणों में LT ग्रेड के लिए मंजूरी नहीं दी है। हालांकि आयोग कह रहा है तो शासन मंजूरी दे देगा। ठीक है, और मंजूरी देने के बाद ही विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी शासन से मंजूरी मिली नहीं है। शासन मंजूरी दे देगा, इसके बाद आपका जो LT ग्रेड का विज्ञापन है ये जारी किया जाएगा। कब तक ये विज्ञापन जारी हो सकता है? देखो, अनुमान ये है कि मार्च में तो संभावना कम बन रही है, लेकिन मार्च में भी आ सकता है। मार्च या अप्रैल तक आपको LT ग्रेड का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और ध्यान देना कि अगर मार्च अप्रैल में आपका विज्ञापन आ जाता है तो परीक्षा कब तक होगी? देखो, अब क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा है वो प्री और मेंस के आधार पर होगी, तो मान चलना कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, यानी कि आपकी जो प्री की परीक्षा होगी यह जुलाई अगस्त में संभव है। और इसके बाद लगभग 2-3 महीने और मान लो, तो मान लो जुलाई में होती है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर या फिर नवंबर में जाकर आपकी मेंस की परीक्षा करवाई जाएगी। ये सारी बातें जो है ना वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि अगर मार्च या अप्रैल में विज्ञापन जारी हो जाता है तब इसके बाद ये परीक्षा तिथि लागू होगी। लेकिन फिलहाल आप तो मान चलिए कि इस बार का जो कैलेंडर आने वाला है उसमें LT ग्रेड के लिए भी जगह रहेगी और इस साल LT ग्रेड का विज्ञापन भी जारी होगा। तब आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन एक तो बहुत टफ है, दूसरी बात प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो गई है प्री और मेंस के आधार पर। और आप तो एक बात जानते ही हैं कि UPPSC का कोई भी GS का पेपर हो आसान नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये PCS लेवल का है, RO लेवल का पढ़ाइए, भाई साहब दोनों का पेपर आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि PCS में टफ पूछा गया था कि RO में टफ पूछा गया था। और आप ये भी नहीं कह सकते ना कि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। फैक्चुअल भी मतलब आप मिला जुला के देखो ना तो इस अब जो प्रक्रिया है काफ़ी टफ होती जा रही है। सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपका नॉलेज का जो डेटा बैंक है वो अच्छा खासा इम्प्रूव नहीं है, यानी कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो तो बड़ा मुश्किल होगा UPPSC की किसी भी परीक्षा को क्रैक कर पाना। इवन मैं तो ये कहता हूँ ना कि बहुत सारे लोग LT ग्रेड का जो प्री है वही क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनका डेटा बैंक यानी कि अगर वो रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे तो। और आपको अगर GS अच्छे से पढ़ना है ना तो देखो 2 बातें आपको बताता हूँ। GS अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले तो करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़िए। दूसरी बात ये है ना कि आप स्टैटिक भी अपना अच्छे से तैयार करिए। और इन दोनों के लिए मैंने आपके लिए एक नया चैनल ही बना दिया है। चैनल का नाम क्या है? ओनली GS मास्टर क्लास। ओनली GS मास्टर क्लास आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो जाते हैं उनको देखते रहो। अच्छा खासा GS आपको यहाँ पर हर परीक्षा के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये सारे GS आपकी हर परीक्षा में काम आएंगे। आप भले ही LT ग्रेड के अलावा DSSB या फिर KVS NVS दे रहे हो या फिर RO दे रहे हो, UPSSC दे रहे हो, सभी परीक्षाओं में ये GS तो आपसे पूछा जाएगा और ये सारे वीडियोज आपके बड़े काम आने वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर जो खबर है ना, आजकल आईफोन का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग आईफोन और एंड्रॉयड के भी हाई वर्जन पर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक डेटा जारी हुआ है जिसमें माना गया है कि पहले इंडियन जो होते थे ना उनकी जो रेंज होती थी वो 10,000 रुपये से स्टार्ट होती थी और लगभग 15,000 रुपये पर ख़त्म हो जाती थी। यानी कि 10,000 से लेकर 15,000 रुपये के बीच में ही वो अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पसंद करते थे। लेकिन अब ये जो यूज़र है ना थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं। अब ये 20,000 रुपये से स्टार्ट करके 30,000 या यूँ कहिए 35,000 के बीच के मोबाइल को परचेज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मोबाइल कंपनियों को लग रहा है ना कि अब इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, जो कि 2 सालों में जाते जाते अपना मोबाइल फ़ोन अपग्रेड कर देते हैं, बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर देखो 60% जो यूज़र हैं मोबाइल के, वो 2 साल से ज़्यादा अपना मोबाइल फ़ोन नहीं चलाते हैं। हालांकि मोबाइल फ़ोन इतनी जल्दी बदलना ये अच्छी बात तो नहीं है। आप 20,000 रुपये का कोई फ़ोन लेते हो, 2 साल में बदल देते हो, तो आप समझो कि आपको सालाना 15,000 रुपये तो आप फालतू में दे रहे हो ना, प्लस 4,000 रुपये के आसपास आपका रिचार्ज आता है। तो 19,000 रुपये में आप अगर व्हाट्सअप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो बड़े घाटे का सौदा है। आप मोबाइल फ़ोन को थोड़ा लंबा खींचिए, जितना चल सकता है ना उतना चलाइए, और जब मोबाइल फ़ोन आपसे हाथ पैर जोड़ने लगे तब नया लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आजकल कोई बहुत नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि हम आपको वाटर प्रूफ दे देंगे, तो कोई कह रहा है कि हम आपको जो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट बढ़ा देंगे। इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ईयरफोन लगा के अगर आपको पढ़ाई करनी है या फिर डायरेक्टली भी पढ़नी है, तो आपका एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फ़ोन है वो भी अच्छा खासा आपको आपका सारा काम कर देगा। तो फिर क्या मतलब है कि इतने पैसे आप गंवाओ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक ट्रेंड सेटअप हो रहा है आईफ़ोन के मामले में। कुछ दुनिया में जो आईफ़ोन है उनकी जो कीमत है वो लगातार बढ़ भी रही है, यूज़र घट भी रहे हैं। लेकिन भारत में आईफोन वाले भाई साहब ईएमआई पर लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक आंकड़ा ये आया है कि आईफोन, भारत में जितने भी आईफोन बिक रहे हैं उनमें 75% आईफोन ईएमआई पर लिए जाते हैं। और क्रेज़ देखिए, मैं जब सड़कों पर निकलता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, मतलब क्या बताऊँ मैं, अब उनकी उम्र अभी ना 15 से लेकर 25 के बीच में है, और वो ईएमआई पर आईफोन लेके घूम रहे हैं। इसके लिए वो अच्छा खासा हंगामा भी घर पे करते हैं कि आईफोन नहीं दिलाओगे तो ये कर देंगे, आईफोन नहीं दिलाओगे तो वो कर देंगे। भाई साहब, ईएमआई पर आईफोन लेकर घूमना, ये कहाँ, कैसे पता चलेगा कि आप बड़े आदमी हो? हर महीने तो आप भर ही रहे हो ना, आप नहीं भरे तो आपके बाप भर रहे हैं। खैर, यहाँ पर अब ये जो ट्रेंड है ना, इसको कंपनियों ने भी समझ लिया है। आप सिर्फ ओला उबर की बात नहीं है, यहाँ पर आप खुद चेक कर लेना कि अगर आप आईफोन से कोई सामान बुक करते हो और एंड्रॉयड से कोई सामान बुक करते हो, एंड्रॉयड आपको सस्ता पड़ेगा, आईफोन थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्योंकि ये कंपनियां ये सोचती हैं ना कि आईफोन वाला है तो पक्का ये अमीर होगा, इसे थोड़े ज़्यादा पैसे लो, और एंड्रॉयड वाले से थोड़ा सा कम लो। चाहे आप फ्लिपकार्ट लो, जोमेटो लो, कुछ भी आप बुक करो, आईफोन में थोड़ा सा महंगा तो आपको पड़ेगा कंपैरिजन एंड्रॉयड के। अब ये चीज़ जो है ना, यहाँ ओला उबेर वाले जो मतलब व्हीकल होते हैं उन पर भी लागू हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आ रही सामने। तो फिलहाल अब यहाँ पर जवाब मांगा गया है कि आप सॉफ्टवेयर के आधार पर आईफोन और एंड्रॉयड के आधार पर भेदभाव क्यों कर रहे हो, एंड्रॉयड वालों को सस्ता, आईफोन वालों को महंगा क्यों दे रहे हो। खैर, ये सवाल तो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद से भी तो समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम कितना खर्चा फालतू में कर रहे हैं, और ये खर्चा क्या हम कमा रहे हैं। खुद कमाओ करो, लेकिन अपने परिवार पर अतिरिक्त बोझ डालना ये अच्छी बात तो नहीं है। खैर, यहाँ पर एक न्यूज़ और भी आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ट्राई ने ये कहा था सभी मोबाइल कंपनियों से कि आप एक ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान लेकर आओ जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें सिर्फ कॉल होनी चाहिए और एसएमएस होना चाहिए। आप डेटा, जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये डेटा वाला जो प्लान है इसको आप ख़त्म कर दो। खैर, इसको लेकर नए प्लान मार्केट में आ भी गए हैं, कॉल और एसएमएस वाले। जियो ने भी पेश कर दिया है, एयरटेल ने भी पेश कर दिया है, और वीआई ने भी पेश कर दिया है। इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे मैं देख रहा हूँ ना कि सभी कंपनियों ने ग्राहकों को और ट्राई को बेवकूफ़ बना दिया है। देखो, आपको याद होगा कि जियो में अगर आप रिचार्ज करते हो तो वहाँ पर एक वैल्यू पैक आपको मिलता था। वैल्यू पैक आपको याद है ना? पहले इसकी कीमत 155 रुपये हुआ करती थी पर मंथ। इसमें 2 GB आपको डेटा मिलता था, अनलिमिटेड जो है आपको कॉलिंग मिलती थी। वैधता इसकी 28 दिन होती थी, 155 रुपये। अभी कुछ दिन पहले जब रिचार्ज की कीमत बढ़ाई गई तो ये 189 का कर दिया गया। सेम चीज़ रखी गई थी लेकिन कीमत बढ़ गई थी। एक और प्लान था जियो का, जो कि था कितने का था, 1700 समथिंग का था, जो कि 336 दिनों के लिए था, और इसमें 24 GB डेटा मिलता था, 24 GB का डेटा मिलता था और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी। अब यहाँ पर जियो ने बड़ी होशियारी से क्या किया है कि इनके जो वैल्यूज़ हैं वो तो बढ़ा दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से डेटा को चालाकी से हटा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको जो नए प्लान मिलेंगे, आपके जियो का जो ऐप है उसमें भी ये चीज़ अपडेट हो चुकी है। अब 458 रुपये और 1958 रुपये कर दिए गए हैं। मतलब इसमें चालाकी से ये किया गया है कि डेटा को हटा दिया गया, और बस 458 रुपये में 84 दिन, और ये 1958 वाले में 12, मतलब 365 दिन का आपको वैधता दी गई है, और डेटा को हटा दिया गया है।
बस आप यहाँ पर कॉल और एसएमएस कर पाओगे। तो 458 रुपये में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी आपको। इसमें आप कॉल कर पाओगे और 1000 एसएमएस आपको दे रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा प्लान है जियो का 1958 वाला कर दिया है, तो इसमें इन्होंने 365 दिनों की वैधता दे दी है। डेटा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं अब, पहले डेटा मिलता था इसमें, अब इसमें क्या किया इन्होंने कि 3600 फ्री एसएमएस दे दिए हैं। ठीक है, तो एयरटेल वाले कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी अपना प्लान ले आया है 509 रुपये का 84 डेज और 1999 रुपये का, 1999 नहीं है ये शायद 59 है, ये मतलब गलत हो गया है, 1959 रुपये का प्लान है। तो यहाँ पर भी सेम प्लान है, मतलब 84 दिन और 1 साल के लिए। वीआई ने भी अपने प्लान पेश किए हैं और वीआई ने तो भाई साहब यहाँ पर कुछ अलग ही किया है। 1460 रुपये का प्लान वो ले आए हैं जिसमें 270 दिनों की वैधता आपको मिलती है। 270 दिनों तक आप कॉल कर पाओगे, थोड़े बहुत एसएमएस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना ट्राई तो ये कर रहा है कि इसका भी रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं उसमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत डेटा जो मिलता था उसका कहीं ना कहीं उपयोग तो हो जाता था। अब इन्होंने डेटा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और कीमत को तो बिल्कुल बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देखोगे, खैर ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी में भी शामिल हो सकती हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आ जाए। क्यों? क्योंकि ट्राई वगैरह तो एक ऐसी संस्था है, मैं बार बार यहाँ पर ट्राई का नाम ले रहा हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है ना कि ट्राई क्या है। ठीक है, तो ट्राई जो है ये दूरसंचार कंपनियों पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी, हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी आ जाए, क्योंकि ट्राई के बारे में ना कई सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी तो इसका जो फुल फॉर्म है ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ वो मतलब बिल्कुल अर्थहीन नहीं है। एक तो आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, जो आपका खर्च है, वो आपको यहाँ पर मतलब मेंटेन करने के लिए मदद मिलेगी। दूसरी बात ये कि ट्राई के बारे में अगर कोई पूछे ना तो बता देना कि 1997 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और खैर यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में भी बात कर ली है और सारी बातें समझ गए होंगे। कुछ दिनों के बाद आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाएंगी। अब ये देखो जो रिचार्ज जियो ने पेश किए हैं, 1958 का रिचार्ज 365 दिन अनलिमिटेड वॉयस ओनली, और 458 का रिचार्ज 84 दिन अनलिमिटेड वॉयस ओनली। डेटा को गायब कर दिया। ठीक है, और रेट भी थोड़े से बढ़ा दिए हैं। खैर यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई के बारे में बात हो रही है, पुलिस एसआई, प्लाटून कमांडर पीएससी और फायर सर्विस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम घोषित कर रिक्त पदों का चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याची 2 सप्ताह में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और उन पर 6 सप्ताह में निर्णय ले लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने फतेहपुर के आकाश कुमार और अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद को सुनकर दिया है। तो खैर ये एक पुरानी भर्ती है और इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पर शामिल किया हूँ। सीबीएसई ने एक नया नियम लागू किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप परीक्षा में फ़ोन के साथ पकड़े गए तो 2 साल तक आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा में मोबाइल फ़ोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अगर कोई छात्र मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया तो उसे 2 साल तक परीक्षा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभी ऐसे मामलों में 1 साल तक परीक्षा देने पर रोक है। यही नहीं, अफवाह फैलाने को भी अनुचित साधनों में शामिल किया गया है। खैर ये काम तो अच्छा किया। मैं तो ये कहता हूँ ना कि स्कूल कॉलेजों में तो फिलहाल पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आप एक दिन एक प्रयास करो, जब आप स्टडी करने बैठो तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद कर दो, अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, आराम से पढ़ो, देखो आपको ना डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप किताब से पढ़ रहे हो ना तो मोबाइल फ़ोन दूर रख दो, आप देखोगे कि आपकी जो एकाग्रता है ना वो लंबे समय तक बनी रहेगी। बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। अब फिलहाल इसको रद्द करने के लिए भी हाईकोर्ट में याचिका डाल दी गई है, यानी कि अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आयोग ये कह रहा है कि भैया हम प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से करा लो। अब यहाँ पर एक तरीके से आपस में जो अंतर्द्वंद है ना, अंतर्युद्ध, ये अंतर्युद्ध है, इसको सिविल वार भी आप कह सकते हैं। व्यवस्था के खिलाफ जो नागरिक हैं वो सड़कों पर हैं। फिलहाल आवेदकों का कहना है कि आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है उसमें कई उत्तरों को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं भी पाई गई हैं। इसके अलावा पटना के एक परीक्षा केंद्र को रद्द कर 4 जनवरी को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। उनका दावा है कि बाद में ली गई परीक्षा के अभ्यर्थियों को 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा के अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा शैली की जानकारी होने के कारण अनुचित लाभ भी मिला है। खैर सारी बातें बिल्कुल सही भी हैं, कुछ बातें कुछ आरोप सही भी हैं और सिस्टम को सुनना भी चाहिए। खैर
ये समाचार हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से एक अनुरोध करते हैं, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और इसे सपोर्ट किया करें, शेयर भी कर दिया करें। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट हम आपको लेकर आते रहेंगे। जीएस आप लोग पढ़ते रहिए। जीएस के लिए आप लोग हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको जीएस पढ़ाते रहेंगे जब तक परीक्षा आएगी आपकी अच्छी खासी जीएस तैयार हो चुकी होगी। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।